आप सभी को नमस्कार। पहले अध्याय में और इकाई के पहला अध्याय था, जो इकाई पहली का पहला अध्याय था कबीर, वो हम करा चुके हैं। और उसी इकाई में जो दूसरा अध्याय आता है वो हिंदी व्याकरण का शब्द निर्माण आता है। शब्द निर्माण के अंतर्गत आपके दो बिंदु आते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग के बारे में हम शुरू करते हैं। उपसर्ग एक भाषा निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपसर्ग वो छोटे छोटे खंड होते हैं जो किसी मूल शब्द में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना हो करके उन मूल शब्दों के साथ ही होता है। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा पे जाएंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा के बारे में बताते हुए हम कहेंगे कि उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड हैं, सार्थक लघुत्तम खंड हैं जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो ये इस परिभाषा को हम छोटे से वाक्य में ऐसे कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे लघुत्तम खंड होते हैं वो किसी सार्थक शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में क्या है, परिवर्तन लाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता है, और ये हमेशा शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द में, जिस शब्द में ये जुड़े हैं उसमें परिवर्तन ला देते हैं, उसमें क्या है, कुछ विशेषताएं ला देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक उदाहरण ले लिया, उदाहरण के तौर पर हमने प्र उपसर्ग ले लिया और प्र में हमने वीर जोड़ दिया, तो ये दोनों मिलकर के क्या हुआ, ये पहला वाला क्या हुआ, ये हुआ उपसर्ग, और ये दूसरा वाला शब्द क्या हुआ, ये हुआ मूल शब्द जिसके आगे उपसर्ग लगा हुआ है। और इसको जब हम जोड़ करके निकालेंगे तो निकल के आएगा प्रवीर। प्रवीर माने किसी कार्य का विशेषज्ञ। तो प्रवीर क्या हुआ, यहाँ पर सार्थक शब्द हो गया, इन दोनों को मिलकर के सार्थक शब्द बन गया। ठीक है, तो ये उपसर्ग की पहचान होती है, ये उपसर्ग का प्रयोग होता है, ये आप ध्यान में रखें। इसके बाद में जो आता है, उपसर्ग के भेद आते हैं कि उपसर्ग के भेद कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग के भेद पर चलते हैं। ये आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग, और दूसरा है तद्भव उपसर्ग, और तीसरा है आगत या विदेशज भी बोलते हैं इसे, विदेशज उपसर्ग। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के उपसर्ग के भेद होते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक प्रकार का भेद और होता है जिसको हम अतिरिक्त भेदों में रखते हैं, वो होता है अंग्रेजी उपसर्ग।
सबसे पहले चलते हैं हम तत्सम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तत्सम उपसर्ग क्या होता है? देखिए, तत्सम का अर्थ होता है जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, उन उपसर्गों को हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग थे वो हिंदी में आज भी वैसे के वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं जैसे पहले होते थे, तो उन्हीं को हम क्या है, तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तत्सम उपसर्गों के बारे में हम एक बात कह सकते हैं कि तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ऐसे के ऐसे ही प्रयोग हो रहे हैं। संस्कृत भाषा में 20 प्रकार के उपसर्ग हैं। कुल कितने उपसर्ग हैं? 20 उपसर्ग हैं, किंतु इसमें 2 उपसर्ग और जोड़ दिए जाते हैं जो हैं निस और निर, और दूसरा है दुस और दुर। ये 2 और होते हैं और ये दोनों मिलकर के जब ये 20 में ये दोनों जुड़ जाते हैं तो टोटल उपसर्ग संस्कृत के 22 उपसर्ग हो जाते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि एक हम संस्कृत भाषा का कोई उपसर्ग ले लेते हैं, जैसे कि अनु उपसर्ग ले लिया हमने, जो कि एक तत्सम उपसर्ग है। अनु उपसर्ग को हमने यहाँ रखा और इसमें एक मूल शब्द जोड़ दिया कूल। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो जो सार्थक शब्द निकलेगा वो होगा अनुकूल। तो ये हमारा संस्कृत उपसर्ग से एक शब्द बना। और भी कई उदाहरण है, जैसे कि मैंने ये 2 उपसर्ग बताए हैं जो अतिरिक्त हैं, इनको आप समझ लीजिए। निस, जैसे कि निस उपसर्ग ले लिया मैंने, निस उपसर्ग ले लिया और साहस ले लिया, संदेश ले लिया, तो इसका हो गया निसंदेह। तो ये निसंदेह हो गया क्योंकि इसमें आधा सा था, वो आधा सा हमने वहाँ जोड़ दिया और मूल शब्द हमने उसके पीछे रख दिया। इसके बाद जो एक और हम निर्मय से ले लेते हैं, जैसे कि निर्धन। जैसे कि निर ले लिया हमने, ये वाला निर ले लिया, निर प्लस धन, और क्या हो गया ये निर्धन। उसी प्रकार हम दुस और दुर में से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दुस प्लस साहस, तो इसका जो मिलके निकल के आएगा वो आएगा दुस्साहस। उसी प्रकार दुर को ले लिया हमने, दुर प्लस बल यानी कि दुर्बल। तो इस प्रकार से क्या है, शब्दों का निर्माण उपसर्गों के माध्यम से होता है। जहाँ जहाँ उपसर्गों को हम जोड़ देते हैं वहाँ क्या है, उन मूल शब्दों में क्या है, अर्थ में, उनके अर्थों में क्या है, परिवर्तन आ जाता है। जिस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से हमें पता चल रहा है। इसके बाद में जो तत्सम उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ा, अब आते हैं हम तद्भव उपसर्ग क्या होते हैं। दूसरे नंबर के जो तद्भव उपसर्ग हैं वो हम जानेंगे। तद्भव उपसर्ग मूल रूप से संस्कृत भाषा के ही हैं। जो तद्भव उपसर्ग हैं मूल रूप से किसके हैं, संस्कृत भाषा के ही हैं, किंतु ये संस्कृत भाषा से जब हिंदी में आ गए हैं तो इनका क्या है, अर्थ या इनका क्या है, भाव बदल गया है, या इनका शब्द थोड़े क्या हैं, ये बदल गए हैं और हिंदी में क्या है, ये विकसित हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि तद्भव उपसर्ग मूल रूप से संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। इनको ही हम क्या कहेंगे, हिंदी उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे कि तद्भव का अर्थ समझिए पहले। तद्भव का अर्थ क्या होता है? तद माने होता है
तब भव माने होता है बदलना, यानी कि तब का अब में बदलना, यानी कि विकसित हो जाना। तो तद्भव हो गया, इसका डेवलपमेंट हो गया, विकसित हो गए। ये पहले संस्कृत में थे, अब क्या ये हिंदी में क्या है, विकसित हो गए। तो जैसे कि हम संस्कृत भाषा से जो तद्भव में जो उपसर्ग बदले हैं, उसमें से हम एक उदाहरण देकर आपको समझाएंगे कि तद्भव उपसर्ग क्या होते हैं। जैसे कि हमने तद्भव उपसर्ग में ले लिया, जैसे कि सु ले लिया। सु का भाव क्या होता है, अच्छा। जैसे कि हम स्वागतम बोलते हैं, या फिर सुपुत्र बोलते हैं, सुपुत्री बोलते हैं, सुयोग बोलते हैं। ये सभी क्या हैं, सु उपसर्ग से ही बनते हैं। जैसे सुयोग यानी कि अच्छा योग, सुयोग हो गया ये, ठीक है। सुपुत्र, सु से बना दिया हमने पुत्र, यानी कि अच्छा पुत्र। और भी हैं, सा के अलावा, इस सु के अलावा और भी उपसर्ग हैं। जैसे कि पर होता है, पर क्या है, एक तद्भव उपसर्ग है। इस पे पर से हमने पर प्लस दादा, पर दादा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, हिंदी के जो तद्भव उपसर्ग हैं उनका प्रयोग इस प्रकार से होता है शब्दों के आरंभ में। इसके बाद जो तीसरा उपसर्ग आता है वो होता है आगत या विदेशज उपसर्ग। इस आगत या विदेशज उपसर्ग में विभिन्न प्रकार की भाषाओं के शब्द लिए जाते हैं, जैसे उर्दू, फारसी और अरबी। इन भाषाओं के शब्द क्या है, इसमें लिए जाते हैं। जैसे कि हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी परिभाषा पर ध्यान देना कि आगत और विदेशज की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा में हम यही लिखेंगे, जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं तथा उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं से आए हैं उनको हम क्या है, आगत या विदेशज उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लिया हमने, बद। बद क्या है, एक आगत उपसर्ग है। बद में हमने जोड़ दिया किस्मत, बदकिस्मत हो गया ये, ठीक है। ये हो गया हमारा बदकिस्मत, पूरा जो शब्द निकल के आया इससे जुड़ के। और कोई ले लिया, जैसे कि बे ले लिया। बे भी क्या है, आगत उपसर्ग है। बे में हमने जोड़ दिया ईमान। ईमान एक मूल शब्द है और बे उपसर्ग है, तो इसका क्या हो गया हमारा, बेईमान। तो बेईमान पूरा का पूरा देखिए अर्थ बदल गया। यहाँ पर ईमान था, ईमान यानी कि ईमानदार, और यहाँ पर बे लगा दिया तो बेईमान हो गया। और जैसे कि बा ले लिया हमने और वजूद ले लिया, तो इसका क्या होगा, वावजूद। ये सभी क्या है, उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं और उन्हीं के शब्द बनते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये आगत उपसर्ग हुआ। जो अगला उपसर्ग आता है वो आता है, जो अतिरिक्त उपसर्ग है वो आता है अंग्रेजी उपसर्ग। अंग्रेजी उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो अंग्रेजी भाषाओं से कुछ शब्द क्या हिंदी भाषा में आ गए हैं और उनका प्रयोग भी ऐसा का ऐसा ही होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सब क्या है, ये एक अंग्रेजी उपसर्ग है। तो सब में हमने इंस्पेक्टर लगा दिया, तो ये क्या हो गया, सब इंस्पेक्टर। ठीक है। और सब से और भी अर्थ बन जाएंगे जो हम बनाना चाहें तो, जैसे कि सब इंचार्ज, सब प्लस इंचार्ज, तो ये सब इंचार्ज हो गया। ठीक है। उसके बाद में इसमें जैसे कि 22 आता है। 22 क्या है, ये भी एक अंग्रेजी उपसर्ग है। तो 22 से हम क्या बनाते सकते हैं, 22 प्रेसिडेंट, 22 प्रिंसिपल, या 22 और भी कोई शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो इसके बाद क्या है, ये आपके उपसर्ग खत्म होते हैं यहाँ पर कि उपसर्गों के जो भी जितने भी भेद हैं, जितने भी उदाहरण हैं, वो इसी प्रकार आएंगे। उपसर्ग में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सिर्फ आपको क्या है, जो एग्जाम्पल हैं वो याद रखने हैं। मूल शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग कैसे करना है वो आपको क्या है, याद रखना है। तो
आप ये ध्यान रखिए। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा आपका, इसी में जो मुख्य आएगा वो है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे अभी, और इसका क्या है, हम उपसर्ग को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो आप इनको घर पे एक बार जितने भी आपके बुक में आपके उपसर्ग दिए गए हैं, उनके उदाहरण दिए गए हैं, आप उनको एक नज़र से दोहरा लें और देख लें कि कहाँ प्रयोग कैसे होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।